हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सब का आईडी अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर आप सब अभी देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के 2027 में भौतिक विज्ञान का 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आप सब हो जाइए रेडी। इससे पहले आप सब चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पर लेकर आऊँ तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम बिन देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हेलो प्यारे साथियों, आप सबों के बीच आज का 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में स्वागत है। आप सबों के बीच आज का 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आप सबों के बीच उपस्थित हो चुका है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। आप सब बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन है जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में। तो आप सब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि ये नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कमेंट में आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आप सबके बीच की किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। तो आप सब बताइए कि दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी परावर्तन। परावर्तन हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से बनने की प्रक्रिया कहलाती है तो वो परावर्तन कहलाती है। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आप सबके बीच कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है आप सबके बीच वास्तविक, उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और बारह, आभासी और उल्टा। तो आप सब बताइए कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा हो जाएगा। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है आप सबके बीच। चौथा प्रश्न प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप सबके बीच की परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रेक्षण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो आप सब बताइए कि चौथे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सब बिन देरी करते हुए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए यानी कि बी अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश की मुड़ने की घटना को कहते हैं अपवर्तन। चलिए हम पंचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पंचवा प्रश्न है आप सबके बीच लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है मीटर, जूल, डायोप्टर, न्यूटन। तो आप सब बताइए कि पंचवें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि पंचवें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर डायोप्टर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। चलिए छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है आप सबके बीच निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सीय लेंस, समतल लेंस। तो आप सब बताइए कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि छठे नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे नंबर का बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दूर करने के लिए हम अवतल लेंस लेते हैं। चलिए हम संतवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। संतवा प्रश्न है आप सबके बीच दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, सी नंबर है समतल लेंस, डी नंबर है प्रिज्म। तो आप सब बताइए कि 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 7 नंबर का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा यानी कि दूर लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम 8वें प्रश्न
की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न है आप सबके बीच, मानव नेत्र के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन है आप सबके बीच, कॉर्निया पर, परितरिका पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो आप सब बताइए कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वें नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेटिना पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न है आप सबके बीच कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आप सबके बीच, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है। तो आप सब बताइए कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 9वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 10वां प्रश्न है आप सबके बीच कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है आप सबके बीच, वोल्ट, एम्पियर, कूलम, ओम। तो आप सब बताइए कि 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 10वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओम हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। चलिए हम 11वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 11वां प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है आप सबके बीच, वोल्ट मीटर, एम्पियर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर। तो आप सब बताइए कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 11वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो एम्पियर को उपयोग करते हैं। चलिए हम 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 12वां प्रश्न है आप सबके बीच, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। तो आप सब बताइए कि 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 12वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वोल्ट मीटर। तक चलिए हम 13वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 13वां प्रश्न है आप सबके बीच कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? आप सब बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है आप सबके बीच, ओम है, वोल्ट है, वाट है, जूल है। तो आप सब बताइए कि 13वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 13वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13वें नंबर का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम 14वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 14वां प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल है, वाट है, ओम है, कूलम है। तो आप सब बताइए कि 14वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 14वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। चलिए हम 15वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 15वां प्रश्न है आप सबके बीच कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऑप्शन है आप सबके बीच, जूल है, वाट है, किलोवाट घंटा है, न्यूटन है। तो आप सब बताइए कि 15वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 15वें नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगी, यानी कि किलोवाट घंटा हो जाएगा। चलिए हम 16वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 16वां प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु के बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन है तांबा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, लोहा का। तो आप सब बताइए कि 16वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 16वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी टंगस्टन का। चलिए हम 17वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17वां प्रश्न है आप सबके बीच कि घरेलू विद्युत परिपथ के उपकरण किस क्रम में जोड़े
जुड़े होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ का उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? ऑप्शन है आपको सबक बीच श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, कोई नहीं था। तो बताइए कि 17वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 17वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 17वें नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समांतर क्रम। चलिए हम 18वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 18वां प्रश्न है आप सबको भी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? ऑप्शन है आप सब बीच न्यूटन की, ओस्टेड की, आइंस्टीन की, फैराडे की। तो आप सब बताइए कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओस्टेड। क्या होगा? ओस्टेड। ओस्टेड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज की। चलिए हम 19वें नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 19वां नंबर है विद्युत मोटर किस प्रकार का यंत्र ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? थोड़ा इससे पहले मैं बोला था तो मिस्टेक हो गया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन है आप सबके बीच ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो आप सब बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सब बता दूँ कि 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए हम 20वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 20वां प्रश्न है आप सबके बीच विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है यांत्रिकी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो आप सब बताइए कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 20वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए हम 21वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं आप सबको भी। तो आप सबको मैं बता दूं कि 21वें प्रश्न है कि चुंबक के समान ध्रुव क्या है? तो आप सब ऑप्शन है आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, पिघल जाते हैं। तो आप सब बताइए कि इस 21वें नंबर का करेक्ट आंसर चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 21वें नंबर का चारों ऑप्शन में से हो जाएगा यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए प्रतिकर्षित का मतलब हुआ कि अपने ओर खींचती है। चलिए हम 22वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 22वां प्रश्न है आप सबके बीच कि चुंबक के आसपास ध्रुव है। ऑप्शन है आप सबके बीच प्रतिकर्षण करते हैं, आकर्षण करते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, गर्म हो जाता है। तो आप सब बताइए कि 22वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 22वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 22वें नंबर का आकर्षित करते हैं। चलिए हम 23वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 23वां प्रश्न है आप सबके बीच कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है आप सबके बीच रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो आप सब बताइए कि 23वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 23वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए हम 24वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 24वां प्रश्न है आप सबके बीच सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? 24वें नंबर प्रश्न कर रहा है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, प्रदूषणकारी, समाप्त होने वाला। तो आप सब बताइए कि 24वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो आप सबको मैं बता दूं कि 24वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है, नवीकरणीय होगा। चलिए हम 25वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 25वां प्रश्न है आप सबों के बीच कि पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है आप सबों के बीच बहते जल से, सूर्य की किरणें से, चलती हुई वायु से, कोयले से। तो आप सब बताइए कि 25वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 25वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चलती हुई वायु से। तो आप सब बताइए कि 25 में से 25 बाई आप सबका कितना सही हुआ है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम 2 मिनट का रेस्ट लेते हुए तब चलेंगे फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर। कमेंट में बच्चे सर रेस्ट रेस्ट बोल रहे हैं, इसीलिए मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। तो आप सब पर अति करते नाश्ता पानी कर लीजिए, जब तक मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट। 25वां प्रश्न हो गया है कि नहीं हुआ? 25वां प्रश्न हो गया है। चलिए हम 26वें प्रश्न की ओर जाएंगे। आप सबको मैं बता दूं कि टाइम हो चुका है 20 सेकेंड। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलाते हैं। 26वां प्रश्न रहा आप सबके बीच कि विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। जल विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है आप सबके बीच कोयले से, बहते या गिरते जल से, पेट्रोल से, प्राकृतिक गैस से। तो आप सब बताइए कि 26वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 26वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26वें नंबर का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बहते या गिरते जल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए हम 27वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 27वां प्रश्न है आप सब बीच कि जीवाश्म ईंधन किस उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और जैव गैस। तो आप सब बताइए कि 27वें नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 27वें नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि सी हो जाएगा कोयला। चलिए हम 28वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 28वां प्रश्न है आप सबों के बीच ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। आप सब बताइए कि 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात हो जाएगा। चलिए हम 29वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 29वां प्रश्न है आप सबों के बीच ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आयाम पर, आवृत्ति पर, समय पर, ताप पर। तो आप सब बताइए कि 29वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 29वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर आयाम पर। चलिए हम 30वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 30वां प्रश्न है आप सबके बीच ध्वनि किस आवृत्ति का सही मात्रक है। ध्वनि किस आवृत्ति का सही मात्रक है। ऑप्शन है हर्ट्ज का, मीटर का, सेकेंड का, जूल का। तो आप सब बताइए कि 30वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूँ कि 30वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज पर होता है। चलिए हम 31वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 31वां प्रश्न है आप सबके बीच उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल लेंस, परावर्तक लेंस। तो आप सब बताइए कि
31वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो आप सबको मैं बता दूँ कि 31वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है, यानी कि 31वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी लेंस। चलिए हम 32वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 32वां प्रश्न है आप सबों के बीच, ऑप्टल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्टल लेंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, परावर्तक लेंस, समतल लेंस। तो आप सब बताइए कि 32वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो आप सबको मैं बता दूँ कि 32वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो 32वें नंबर का करेक्ट आंसर अभिसारी लेंस को ऑप्टल लेंस कहा जाता है। चलिए हम 33वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 30वां प्रश्न है आप सबके बीच, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? ऑप्शन है खुरदरी सतह पर, चिकनी सतह पर, कागज की सतह पर, कपड़े की सतह पर। तो आप सब बताइए कि 33वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सबको मैं बता दूँ कि 33वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन स्पष्ट होता है। चलिए हम 34वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 34वां प्रश्न है आप सबके बीच कि वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहन के पीछे देखने के लिए किस लेंस दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि 34वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सबको मैं बता दूँ कि 34वें नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाए, यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए हम 35वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 35वां प्रश्न है आप सबके बीच, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, कांच की प्लेट का। तो आप सब बताइए कि 35वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो आप सबको मैं बता दूं कि 35वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर, अवतल दर्पण का डॉक्टर प्रयोग करते हैं दांत आदि गारा को देखने के लिए। चलिए हम 36वें नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 36वां नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है I बराबर एफ बाई आर, V बराबर I बार आर, P बराबर V बाई आर आई, आर बराबर V बाई आई। तो आप सब बताइए कि 36वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सबको मैं बता दूं कि 36वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 36वें नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आई बराबर V आर हो जाएगा। चलिए हम 37वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 37वां प्रश्न है आप सबों के बीच, ओम का नियम किसके बीच संबंध बनाता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध बनाता है? दाब और बल के बीच, विभवांतर और धारा के बीच, ऊर्जा और समय के बीच, द्रव्यमान और वेग के बीच। तो आप सब बताइए कि 37वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो आप सबको मैं बता दूं कि 37वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, विभवांतर और धारा के बीच संबंध बनाता है। चलिए हम 38वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 38वां प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र है, ऑप्शन है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, P बराबर V बाई आई, P बराबर I बाई आर, P बराबर R बाई V। तो आप सब बताइए कि 38वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ? तो आप सबको मैं बता दूं कि 38वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, P बराबर वी आई हो जाएगा, विद्युत शक्ति का सूत्र। चलिए हम 39 प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 39वां प्रश्न है आप सबके बीच, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? फ्यूज होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है आप सबके बीच, धारा बढ़ाना, क्या बढ़ाना? धारा बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना,
परिपथ की सुरक्षा करना, प्रकाश की उत्पत्ति करना। तो आप सब बताइए 39वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं 39वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 39वें नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। परिपथ की सुरक्षा करना फ्यूज का मुख्य कार्य होता है। चलिए हम 40वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 40वां प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत फ्यूज के किस तार से बनाया जाता है। विद्युत फ्यूज को किस तार से बनाया जाता है। ऑप्शन है उच्च गलनांक वाले तार से, कम गलनांक वाले तार से, केवल तांबे से, केवल लोहे से। तो आप सब बताइए कि 40वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 40वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कम गलनांक वाले तार से। चलिए हम 41वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 41वां प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत चुंबक में किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है लकड़ी का, प्लास्टिक का, नरम लोहा का, कांच का। तो आप सब बताइए कि 41वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं कि 41वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम 42वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 42वां प्रश्न है आप सबों के बीच कि विद्युत चुंबक का चुंबकत्व कब समाप्त होता है। विद्युत चुंबक का चुंबकत्व कब समाप्त होता है। ऑप्शन है धारा बंद करने पर, क्या है ऑप्शन है धारा बंद करने पर, धारा बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, प्रकाश पड़ने पर। तो आप सब बताइए कि 42वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 42वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा धारा बंद करने पर। चलिए हम 43वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 43 प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है प्रकाश का आवर्तन पर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ध्वनि परावर्तन, ऊष्मा का संरक्षण। तो आप सब बताइए कि 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। चलिए हम 44 प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 44 प्रश्न है आप सबके बीच, विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो आप सब बताइए कि 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 44वां नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। चलिए हम 45 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। ऑप्शन है डीसी धारा मतलब डीसी, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, दोनों पर, किसी पर नहीं। तो आप सब बताइए कि 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी पर, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी पर। चलिए हम 46वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 46 प्रश्न है आप सब बीच, भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति लगभग कितनी होती है। भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है आप सबके 25 HZ, 50 HZ, 100 HZ, 220 HZ। तो आप सब बताइए कि 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 46 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सब बीच
कमेंट में आ चुका है 50 HZ का भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति में लगभग होती है। चलिए हम 47 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 47 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत आपूर्ति के विभवांतर में लगभग कितना होता है। घरेलू विद्युत आपूर्ति का विभवांतर में लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 12 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो आप सब बताइए कि 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं फिर 47 नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 220 वोल्ट। चलिए हम 48 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 48 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, ऊष्मा ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। तो आप सब बताइए कि 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 48 नंबर का करेक्ट आंसर कमेंट में आ चुका है, यानी कि बी हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। चलिए हम 49 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 49 नंबर प्रश्न है आप सब बीच, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो आप सब बताइए कि 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूं कि 49 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा बायोगैस का मुख्य घटक। चलिए हम 50 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप सबको मैं यही कहूँगा कि चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ यूट्यूब पर तो आप सब पर नोटिफिकेशन चला जाए। 50वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 50वां प्रश्न है कि ऊर्जा का वह स्रोत जो बार बार प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाता है। ऊर्जा का वह स्रोत जो बार बार प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाता है। ऑप्शन है आप सबके बीच नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, जीवाश्म स्रोत, प्रदूषणकारी स्रोत। तो आप सब बताइए कि 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सबको मैं बता दूँ कि 50 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको का आज का क्लास बहुत अच्छा लगा हो। तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।